हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी इलेक्टिव का सिलेक्टेड सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से आप लोगों का पत्र लेखन, फीचर लेखन, जनसंचार, संचार के माध्यम से तथा हम लोग देखने वाले हैं कि क्वेश्चन आंसर संप्रेषण किसे कहते हैं। ये सब के बारे में आज मैं आपके सामने लेकर आया सिलेक्टेड सेट नंबर 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह से आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से हम लोगों ने लेक्चर 1 को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया था। विथ आप लोगों को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ये लेक्चर नंबर 2। इसके बाद जो भी क्लासेस होगी वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन पे होगा, यानी मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, मिसाल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और कम से कम फी में, याद रखिएगा, क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें। कम से कम फी में आप क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स का आप लोगों का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग तैयारी कराया जा रहा है, जहाँ पे आप लोगों को 45 दिन तक कंटिन्यू क्लासेस दिए जा रहे हैं। फी ओनली फॉर 299 रुपीज़ है। फी इसलिए कम रखा गया ताकि गरीब से गरीब बच्चा आकर यहाँ पे स्टडी करके बेहतरीन तरीके से शिक्षा हासिल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो मेरे प्यारे, याद रखिएगा, जो कोर्स है क्रैश कोर्स बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो आप लोगों का न्यू, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्लासेस जो चलाया जा रहा है, तो लेट ना करें, जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना सेट नंबर 2। इसके बाद जो भी सेट होगी वो आपके एप्लीकेशन पे चलेगी। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सर, स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। इसमें कहा गया है कि मान के चलिए कि आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं आप स्वयं, मतलब हम स्कूल में एक ऐसा पत्र लिखे अपने प्रधानाध्यापक को कि आपको 10 दिन 12 दिन कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे, रेस्ट करने के लिए। सब याद रखिएगा, आपको लिखना कैसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना है सबसे पहले कि सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय आदर्श विद्यालय, जो आपका विद्यालय होगी उसका नाम लिखना है, अपना नाम इंडिकेट करना है। इसके बाद यहाँ पे विषय लिखना है। याद रखिएगा, क्या लिखना है, विषय आपको यहाँ पे इंडिकेट करना होगा। विषय यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाने हेतु पत्र। क्या लिखना है मेरे लाल, याद रखिएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाने हेतु पत्र। इस तरह से आपको लिखना है विषय के बारे में। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है महोदय। महोदय जैसे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो महोदय को आपको स्टार्ट करना होगा जहाँ पे आप सेवा लिखेंगे उसका लाइनअप में आपको लिखना होगा, क्योंकि लिखने में, याद रखिएगा, पत्र लेखन में आपको 5 मार्क्स मिलेगी, जिसमें से बॉडी में आपको मिलेगा, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा 2 मार्क्स, बॉडी में मिलेगा आप लोगों का 3 मार्क्स। तो स्ट्रक्चर अगर आपका बेस नहीं होगा, स्ट्रक्चर मतलब हम लोग इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पूरा का पूरा इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर अगर बेस्ड नहीं होगा, सही तरीके से आप नहीं लिखेंगे, तो फिर बॉडी जो है ना, जो भी बॉडी होगी, आपका प्रिंसिपल चेक करेंगे या आपके स्कूल के कोई भी टीचर चेक करेंगे, ये बॉडी को वो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है कि आप अंदर में कैसे लिखोगे। इसलिए बेटर अभी से ही समय बनाए, बेहतरीन तरीके से आपने नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले महोदय लिखना है। महोदय के बाद आपको लिखना क्या है, समझिए। सविनय निवेदन यह है कि कल विद्यालय से लौटते समय मेरी साइकिल एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई। मतलब जब हम कल स्कूल से लौट रहे थे उस समय मेरे साइकिल एक ऑटो वाले से टकरा गई। इसके परिणाम स्वरूप मेरा हाथ की हड्डी टूट गई, और इसके परिणाम स्वरूप जो है मेरा हाथ की जो है हड्डी जो है पूरी तरह से टूट गई, और तथा दोनों टांगे घायल हो गई, और दोनों टांगे क्या हुई कि घायल हो गया है। अतः मैं अभी चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हूँ, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह, कितना सप्ताह, 2 सप्ताह का विश्राम करने का परामर्श दिया है। डॉक्टर ने मुझे 2 सप्ताह का विश्राम करने का परामर्श दिया है। अगले सोमवार से हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो रही है, और अगले सोमवार से हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा भी जो है शुरू हो रही है। मैं उसमें भी सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, और मैं जो हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम शुरू होने वाले हैं उसमें भी मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे 2 सप्ताह तक अवकाश प्रदान करें, और आपसे नम्र निवेदन या विनम्र निवेदन है कि आप हमें 2 सप्ताह तक छुट्टी दें
ताकि मैं अपने शरीर को रेस्ट दे सकूं तथा आगामी परीक्षा से छूट देने की कृपया करें। और जो हमारे आने वाले वार्षिक परीक्षा है सोमवार को, तो उस दिन हम अपने परीक्षा में अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, आपको इसी कारण आपको एक पत्र लिखना है स्वयं के दुर्घटनाग्रस्त से रिलेटेड, टू द पॉइंट आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद देखना आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र मोहित नाम है आपका, कुछ भी नाम होगी आपका। यहाँ पे कक्षा लिखना है, याद रखिएगा कक्षा अगर 12 में है तो आपको 12 सेक्शन का नाम देना है। यहाँ पे रोल नंबर भी भरना होगा, यहाँ पे नीचे आप लोगों का रोल नंबर भी आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रोल नंबर इंडिकेट करना है। आपको एक बात ध्यान रखना है, रोल नंबर, कक्षा, ये सब आपको डालना है और डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। हाँ मेरे लाल, डेट जो है वो जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब बेहतरीन तरीके से लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स आपको इजीली से मिल जाएगी। क्या मिलेगी? 5 मार्क्स आपको यहाँ पे इजीली से यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं 5 मार्क्स हमारी मुट्ठी में आ जाए तो इस तरह से आपको ध्यान से लिखना होगा। मैंने 6-7 आप लोगों को लेटर सेक्शन में बताया हूँ, 6-7 लेक्चर जो मैंने बताया है आप लोगों का लेटर पत्र से। आशा करते हैं कि इन सब पत्र को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, इससे बाहर नहीं छपेगी एप्लीकेशन पे जो बताए हैं। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे रिपोर्ट की विशेषता बताएं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा मेरे प्यारे। याद रखिएगा कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, कि एक अच्छे रिपोर्ट की विशेषता क्या होती है। इसकी अनेक विशेषता होती है जो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। किसी भी प्रतिवेदन को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, मतलब सही सही घटना पर आधारित होना चाहिए। उसकी सरल सीधी भाषा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। और जो भी हम लोग प्रतिवेदन लिखेंगे, याद रखिएगा क्या होगी? पूर्ण सीधी सरल भाषा होनी चाहिए, जिसमें मुहावरे लोकोक्तियां का प्रयोग ना हो। और इसमें मुहावरा और लोकोक्तियां का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुहावरा से तात्पर्य हम लोगों को ये नहीं है कि हम लोगों को कोई पत्र लिखना है, बल्कि हम लोगों को प्रेरित करना है कि किस तरह से घटना हुई है। आगे लिखते, भाषा को अलंकार और लक्षण शब्द शक्ति से रहित होनी चाहिए। किसी भी शब्द या वाक्य से अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। कोई भी शब्द अब जब आप जब रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि कोई भी शब्द से अधिक वाक्य जो है, अधिक शब्द जो है मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। प्रतिवेदन में प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतलब अगर मैं पत्र लिख रहा हूं, अगर मैं रिपोर्टिंग गिरी कर रहा हूं, मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी जगह का हो, या मैं लिख रहा हूं रिपोर्ट में, तो यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पूरा रिपोर्ट गलत हो जाएगी। क्या? मैं पहले भी बता चुका हूं, एक मैं और एक हम, मतलब मेरा बारे में यहाँ पे इस पत्र में, इस रिपोर्ट में कुछ भी इंडिकेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से 4 विशेषता है। 4 विशेषता के बाद अगला विशेषता है आप लोग का कि सभी तथ्य सत्य पर आधारित हो। और जो भी हम रिपोर्ट लिखेंगे, ये पूरी के पूरी क्या होना चाहिए? सत्य पर आधारित होना चाहिए। इसमें कोई भी झूठ वाली बात नहीं होना चाहिए। उनमें कल्पना का पुट नहीं होना चाहिए। कल्पना का मतलब होता है इमेजिंग, काश ऐसा और हो जाता तो हम लोगों को ऐसा होता। तो ये कल्पना वाली बात को हम लोग नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट में कल्पना का बात कभी भी नहीं लिया जाता है। याद रखिएगा, रिपोर्ट में सटीक घटना के बारे में ही बताया जाता है। जितना आपको जानकारी है उतना ही आपको बताना है, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं और कोई कम भी नहीं। रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण स्थान को ही जो है, महत्वपूर्ण स्थान जो महत्वपूर्ण होती है, तथ्य मतलब मेन घटना जो होती है, उसी के बारे में महत्वपूर्ण दिए जाते हैं, महत्व दिए जाते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रतिवेदन बिल्कुल एकदम सीधे सीधे भाषा में होना चाहिए। पॉइंट मनास्ट की सभी तथ्य क्रमानुसार होने चाहिए तथा ताकि उनमें से पूरी जानकारी व्यवस्थित सूचनाएं ही प्राप्त हो। प्रतिवेदन को उचित शीर्ष देना चाहिए। जो प्रतिवेदन होती है उसको हम लोग को उचित शीर्ष देना चाहिए। मतलब जो भी प्रतिवेदन रिपोर्ट के बारे में, मान लेते कि हम लोग ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रेन हेडलाइन हम लोग को ट्रेन एक्सीडेंट हम लोग को देना होगा। आगे लिख रहे हैं कि प्रतिवेदन को विषय एवं तथ्यों के आधार पर अनुच्छेद में बांटना चाहिए। मतलब इस तरह से पैराग्राफ में बांटना चाहिए कि किसके बारे में पहले क्या हुआ था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर लास्ट में कैसे इसको सही किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रतिवेदन से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को रिपोर्ट से संबंधित अगर प्रश्न आएगी, तो याद रखिएगा यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। एक बार अच्छी तरह से एक बार लिख लेना है। अब आते हैं सर प्रगतिवादी कविता या दीप अकेला। आप सभी को पता है कि कविता है, क्या नाम है, याद रखिएगा, यह दीप अकेला के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डाले।
आप लोग पढ़े होंगे यह द्वीप अकेला, पढ़े होंगे ना, यह द्वीप अकेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यह अकेले द्वीप जो है ना, यह द्वीप अकेला, इसमें कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं कि यह द्वीप अकेला में किस तरह से लोगों को बताया गया है। देखिए ये जो लिया गया है ना, वो लिया गया है, इसका राइटर है सच्चिदानंद हीरानंद। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद। कहा गया है क्या, समझिए, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। द्वीप जो है व्यक्तियों का प्रतीक है। द्वीप को कवि ने स्नेह, गर्व, मद से परिपूर्ण इसलिए कहा क्योंकि वह इसमें परिपूर्ण होकर ही अपने लो को ऊपर उठाए, अपने कंठ को, लो को ऊपर उठाए। गर्व अहंक से भरकर चलता है। वह व्यक्ति जो समर्थ है किंतु अकेला है, उसे किसी कारण विपत्ति से अर्थात समाज से पृथक जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। व्यक्ति कवि स्वयं की भावना को हृदय में रखकर उसे पंक्ति में जोड़ने का आह्वान किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगी। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर करेंगे तभी जाकर आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगी, अन्यथा आपको यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। और जो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, याद रखिएगा एकदम अच्छी तरह से मेरे प्यारे, एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा? हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा, समझिए। हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा क्योंकि यदि अन्य की भांति बेईमान, स्वार्थी, धोखेबाज और परमपंची होते हो, उसके समक्ष इसकी नौबत नहीं आती। देखिए, हाथ फैलाने वाले जो व्यक्ति होती है उसको दे रहे हैं, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा, जो हाथ फैलाता है, कम से कम कभी कहता है कि लोगों के सामने ये हाथ फैला रहे हैं पर वो चोरी, डकैती, फ्रेब ये सब नहीं करते हैं। इनके कहने का मकसद यही है, बल्कि वो बोल रहे कि ये ईमानदार, स्वार्थी और धोखेबाज जो है इससे बचे रहते हैं। देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता है? देवी सरस्वती का उदारता का गुणगान इसलिए असंभव है क्योंकि वे अपर गुणों की खान है। निरंतर उनकी उदारता का नया नया रूप उजागर होता रहता है। इसी कारण ज्ञानी से ज्ञान सिद्ध पुरुष, तपोध वृद्धि और ऋषि राज उसकी उदारता की यथा नहीं पा सके। ये तो खैर मनुष्य की ठहरे, स्वयं उनके चतुर्मुखी पति चित्रकार पुत्र। मतलब ये इसके बारे में जो सरस्वती है ना, अगर आपको सरस्वती के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसको इजीली से आंसर कर सकते हैं। चलिए, मैं अगला जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए। क्या है क्वेश्चन कि पहाड़ों में जीवन अत्यंत कठिन होता है। पहाड़ों में जीवन जो है अत्यंत क्या होती है? कठिन होती है। और उसके बाद कहा गया है कि आरोहण कहानी के आधार पर उक्त विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आप लोगों का एक बुक होगा अंतरा, जहां पे 4 टॉपिक दिया गया है। सूरदास की झोपड़ी, उसके बाद दिया गया आरोहण, दिया है ना। तो आरोहण से ही ये क्वेश्चन लिया गया है कि पहाड़ों पर चढ़ना जीवन अत्यंत कठिन है। मतलब पहाड़ों पर जीवन जो है ना काफी ज्यादा, बिल्कुल ऐसा भी अगर इमेजिन किया जाए तो पहाड़ों पर जीवन काफी ज्यादा कठिन होता है। पहाड़ों पर जीवन वास्तव में बहुत कठिन होता है। एक कहावत है कि पहाड़ दूर से अच्छा लगता है, यह सत्य ही है। पहाड़ जो है बिल्कुल दूर से काफी सुंदर सा दिखता है, काफी अच्छा सा हमें लगता है। शहर के लोग गर्मी या सर्दी की छुट्टियां व्यतीत करने पहाड़ों पर जाते हैं, और शहर के लोग हो या गांव के लोग, जो भी लोग होते हैं, जब ग्रीष्म ऋतु में जब लोगों को छुट्टी मिलती है, जैसे मैं मान के चलो बच्चों लोग का जब गर्मी की छुट्टी होती है, तो वह मजे के साथ बड़ी धूमधाम से जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे घूमने के लिए। आगे लिखते हैं कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ पर नानी याद आ जाती है, और कहते हैं कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ों पर नानी याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, वो जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, तो उसको लगता है कि मेरा घर ही बेहतर है, इस पहाड़ी इलाकों पे मेरा रहना मंजूरी नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके पे जीवन संभव नहीं है। इसलिए कहा है कि एक दिन में ही उनको नानी याद आ जाती है। जबकि पहाड़ के निवासी जीवन भर प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने तथा भोजन, पानी और दवा की समस्या का निरंतर जूझते रहते हैं। बल्कि जो पहाड़ों के निवासी होते हैं, जो पहाड़िया लोग जो होते हैं, जो पहाड़ों पर बसे होते हैं, वो क्या करते हैं? पूरे जीवन भर उसकी जिंदगी जब से शुरू हुई है तब से लेकर अंतिम तक वह क्या करते हैं? आपदाएं मतलब भूस्खलन, जैसे हो गया भूकंप, बाढ़, सूखा, हाँ होता है ना भूकंप, जैसे भूस्खलन,
चक्रवात, भूकंप आदि, पत्थरों के खिसकने और बड़े बड़े पहाड़ों पर चट्टान कभी ना कभी खिसक जाते हैं तथा भोजन पानी तथा दवा की समस्या निरंतर जूझते रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें सुख सुविधाओं की जटिल समस्या पहाड़ के लोगों को सफेद सालती रहती है। और बताइए, पहाड़ों के इलाकों में कोई होटल क्या बनाएंगे, क्या हॉस्पिटल क्या बनाएंगे, स्कूल कैसे बनाएंगे, तो वहाँ के बच्चे जो है ना सही से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पहाड़ियों लोगों के लिए। मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय प्रदेशों की जीवन शैली कठिन, कष्टदायक, जटिल, दुखद तथा संघर्षमय होती है। जो मैदानी क्षेत्र, जिस तरह से हम लोग समतल एरिया में रहते हैं, हम लोगों की तुलना में जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनकी जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक होती है, दुखद होती है, जटिल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको लिखना है और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा मेरे लाल, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। प्राकृतिक सजीव नारी बन गई है, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यता स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के घर गया था। एक दिन लेखक क्या होता है कि अपने घर कभी गए थे, किसी रिश्तेदार के घर गए थे। वहाँ उसने एक औरत को देखा और वहाँ उसने जैसे रिश्तेदार के घर गए और उसने वहाँ जाकर उन्होंने कुछ देखा। वह औरत रूपवर्ती थी, लेकिन पर उसके सौंदर्य का आकर्षण इस कदर हावी हुई कि उसने समस्त प्रकृति में वही औरत नजर आने लगी। मतलब वो औरत इतना खूबसूरत थी कि पूरे प्रकृति में या उसके अलावा उसके फैमिली में जितना भी मेंबर थे, वहाँ में सबसे बेहतर अगर कोई लेखक को अगर कोई लगा तो वह था कौन? वह औरत। वह औरत विश्वनाथ के और औरत के रूप में नहीं, ए बालिक जूही की लता बन गई, ये चांदनी के रूप में लगी जिसके फूलों से खुशबू आ रही है। और जो देखिएगा ना, जो लड़कियां होती है जब कोई पार्टी वगैरह में जाती है तो देखेंगे वो सरों पे काफ़ी फूल की कड़ियाँ लगा लेती है। तो लेखक कहते हैं कि उसकी फूल की गंधता इतना महक रहे थे कि उसके फूल की खुशबू को मैं देखता सूंघता रह गया। आ रही है, उन्हें लगा कि प्राकृतिक सजीव नारी बन गई है, अर्थात प्रकृति का समस्त सौंदर्य उन्हें उस नारी में समाहित प्रतीत होने लगा। और उस जो लेखक है उनको पूरा प्रकृति का सबसे ज्यादा सुंदरता उनके चेहरों पे देखने को लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अब मालवा में कैसा पानी बना, वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। वैसा लिखे हैं यहाँ पे, वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। फाइनल एग्जाम में आपके पेपर में आएगा ही आएगा, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। लेखक ने मालवा की वर्षा की कमी के लिए जिम्मेवार कारणों की पड़ताल की है। वे मानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण मौसम में जो परिवर्तन आए हैं उनके प्रभाव से मालवा भी अछूत है। समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। देखिए, पानी कमी होने का कारण जो अगर देखा जाए, चाहे वह पर्यावरण के थ्रू से देखिए, विज्ञान के थ्रू से देखिए या मौसमी के थ्रू से देखिए, यह मनुष्य की गलती के कारण पानी जो है कमी हो रही है दिन प्रतिदिन। क्योंकि मनुष्य जो है पेड़ पौधे को काटते हैं और पेड़ पौधे को काटेंगे तो फिर वहां पे बारिश नहीं होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप राजस्थान का। राजस्थान में कोई पेड़ पौधे नहीं है जिस कारण से वहां पे वर्षा नहीं होती है। भगवान पानी वहीं बरसाते हैं जहां पे क्या होती है, पेड़ पौधे होते हैं। अब देखिए लिख रहा है कि ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से वातावरण को गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। यह गैस सबसे ज्यादा अमेरिकी और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। मतलब ये जो हमारे वातावरण को सबसे ज्यादा अगर कोई पर्यावरण को सबसे ज्यादा कोई क्षति पहुंचा रही है वह यूरोप कॉन्टिनेंट और अमेरिका देश, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या लगा हुआ है, फैक्ट्री लगा है। और फैक्ट्री से निकलने वाले चिमनी जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर हमारे वातावरण पर डायरेक्ट घुल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों जैसे गैसों मिलकर धरती के वातावरण को तापमान को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आगे लिखा है कि अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है और अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। देखिए, रोकने का कारण तैयार जो है इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनको फैक्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। और अमेरिका ये बात एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी कि धरती के गर्म होने से ही बारिश नहीं हो रही है। ये बात आज तक वो एक्सेप्ट नहीं किए हैं अभी तक। ठीक है, इसी प्रकार मालवा के लोग भी अपने पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति
लापरवाह है और मालवा की गहन गंभीर और पग पग नोर की डग डग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से जब भी ये क्वेश्चन है कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था, इसका आंसर आपको लिखना है। और जब मैं कह दिया हूं कि 2024 में आएगा तो याद रखिएगा, मतलब आपके पेपर में छपेगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ पर एक अत्याचार क्यों हो गया था? विश्वनाथ पर यह अत्याचार क्यों हो गया था? इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टोरी टाइप है, इसको देख लेना है। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड क्लास के बाद कर दिया हूं, ठीक है। माहिब अपने विषय में बात पूछने पर उससे क्यों टाल दिया? माहिब जो पहाड़ी होते हैं, माहिब घोड़े के द्वारा सवारी ढोकर रुपए कमाते हैं। जो माहिब थे वह घोड़े के द्वारा सवारी ढोकर रुपये कमाते थे। जब रूप सिंह और शेखर गांव आते थे तो वे उसी के घोड़ों पर बैठकर माही जाते थे। रास्ते में बातचीत करते समय माहिब को ज्ञात होता है कि वह रूप सिंह का रिश्तेदार है। अब रास्ते में जब वो सवारी होकर लौट रहे थे तो माहिब को ज्ञात होता है, माहिब को ये पता चलता है कि जो हमारे घोड़े पर बैठे हैं रूप सिंह, ये हमारा रिश्तेदार है। इसलिए वह अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है और इसलिए अब वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है। माहिब अपनी माँ की मृत्यु का कारण अपने पिता को मानता है और माहिब जो कहती है, माहिब कहता है कि अगर मेरे माँ की मृत्यु हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इसका मेन जिम्मेदार मेरे पिताजी है। यह घर छोड़कर भाग गया था और ये जो घर छोड़कर भाग गया था और वह घर लौटने नहीं चाहता था, अतः वे अपने विषय में पूछने जाने पर टाल देता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास अपने आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहते थे? सूरदास की झोपड़ी से लिए गई है पहला स्टोरी का पहला क्वेश्चन है कि आप लोग जो सूरदास की झोपड़ी है, ठीक है, भैरव ने कैसे बचाए थे, इस सब के बारे में क्वेश्चन आएगा। सूरदास के टॉपिक से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्टिव 3 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आएगा आपका 2-2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। तो बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव को भी कर लेना, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं और आप लोगों का सब्जेक्टिव को भी बेहतरीन तरीके से कर लेना है। सूरदास अपने आर्थिक हानि को गुप्त रखना क्यों चाहते थे? सूरदास अंधा था, भिखारी था। लोगों के अनुसार एक अंधे भिखारी को बेबस और लाचार होना चाहिए, उसकी जिंदगी अभावों से भरी होनी चाहिए। भिखारी का आत्मा सुखी और संतोषी होना अन्य लोगों को आखिरन लगता था। एक भिखारी के पास 500 रुपये जमा हो, सहसा लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। मतलब जो सूरदास थे उसके पोटली में 500 रुपया था। कितना रुपया था? 500 रुपया था। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि इस भिखारी के पास 500 रुपया कैसे आया। वो लोग सोचते रह गए और ये बार बार इसके बस्ती के सभी लोगों को मन में कचोट रही थी कि ये भिखारी होकर 500 रुपया कहाँ से लाएं। सहसा होना, लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। यह बात स्वयं उसके लिए लज्जा और ग्लानि की बात होगी। अंधे भिखारी के पास धन होना ही लज्जा की बात है। मतलब अंधे, अब भिखारी है ठीक है, लेकिन अंधे भिखारी है और अंधे भिखारी के पास पैसा 500 रुपया, उस जमाने में 500 रुपया 5 लाख के बराबर होती थी, तो 500 रुपया कैसे आया? तो वो सोचते रह गए पूरे बस्ती वाले, आगे क्या होता समझिए। लेकिन वह इस धन से कई काम करना चाहते थे और जो सूरदास है, सूरदास वो इस अपने धन से 500 रुपया से वो अपने लिए नहीं बल्कि वो समाज के कल्याण के लिए कई तरह के काम करना चाहते थे। जैसे गया जाकर पिंडदान करना, मिठवा विवाह करना, मिठवा उसके भाई का विवाह करना और कुआं बनाना चाहते थे। परंतु इस तरह के लोग आश्चर्य करे कि उसके पास इतने रुपये कहाँ से आए और लोग इस तरह से सोचने लगे कि एक अंधा भिखारी, एक लाचार भिखारी सूरदास के पास 500 रुपए की नोट कैसे आया। लोग यही समझने कि दिनों पर ईश्वर की कृपा करते हैं। सूरदास सोचता है कि भिखारियों के लिए धन संजय से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। इसी कारण वह अपने आर्थिक हानि न केवल जगधर से अपितु सभी लोगों से छिपाने लगे। अगला प्रश्न है कि कुटुज क्या केवल जी रहा है? लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरी पर टिप्पणी की है? समझिए। कुटुज निर्भरता, स्वाभिमान और हृदय की दृढ़ता, सुख दुख, प्रिय और अप्रिय सबको संभाव से स्वीकार करने की सीख देता है। यह भी क्वेश्चन 2018 में 2019 के पेपर में 2 साल कंटिन्यू पूछे गए हैं। हो सके 2000 पेपर के 24 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कुटुज क्या है, केवल जी रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। आज दूसरा देवदास कहानी के बारे में भी मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है। औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियों ने क्या कर दिया है?
फैक्ट्रियों ने है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औद्योगिक ने पर्यावरण, जो फैक्ट्री है उन्होंने पर्यावरण पर काफी ज्यादा दूषित कर रही है, इसके बारे में आपको लिखना है क्यों और कैसे। भारत के योजना नगरों के ने औद्योगिकरण का जो मार्ग चुना है, जो भी मार्ग चुना है और जैसे मॉडल बनाया है उन्होंने प्राकृतिक परिवेश और पर्यावरण की घोर अपेक्षा कर ही की। असंख्य गांव उजाड़ दिए गए हैं और धीरे धीरे औद्योगिक, अगर मान लेते फैक्ट्रियों को अगर बसाएंगे तो गांव को भी हमको उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि गांव के इलाके को अगर नहीं उखाड़ा जाए तो फिर फैक्ट्री नहीं बना सकते हैं, और फैक्ट्री बनाने के लिए भी हमें पेड़ पौधे को भी उखाड़ कर फेंकना होगा। जंगलों और वनस्पतियों का सफाई कर दिया गया। नदी तालाब आदि के पारंपरिक जल स्रोत अवरुद्ध हो गए। फलतः लोगों का विश्वास हुआ पशु पक्षी, जंगली जल जीवों तथा वनस्पतियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो गई। भू आकृतियां बदल गई, जो भू आकृतियां होती है वो बिल्कुल बदल गया। भूमि के स्वाभाविक गुणों का ह्रास हुआ। इन सब पर्यावरण पर बेवजह प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसी कारण हमारा पर्यावरण बुरी तरह नष्ट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है आप इस तरह भी से लिख सकते हैं। अगर आप अपने तरफ से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे समझिए। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को संकट पैदा कर रहा है। दिन प्रतिदिन देखा जाए तो औद्योगिकरण के बारे में आपको बताना, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा नष्ट पहुंचा रहे हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री को बसाने के लिए, मेरी बात को समझिए, कोई भी फैक्ट्रियों को बसाने के लिए हमें सबसे पहले तालाबों, नदियों और उसके बाद जो घर द्वार, जो ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं वहाँ के जंगलों को साफ करना पड़ता है। जंगलों को साफ करने से हमारे पेड़ पौधे की कटाई होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु बेघर हो जाते हैं, और पेड़ पौधे काटने से वर्षा कम होती है। फैक्ट्रियों के बस जाने के बाद, जब फैक्ट्रियों औद्योगिकरण की जब बस जाती है उसके बाद उसके चिमनियों से निकलने वाले धुएं हमारे वातावरण में मिल जाते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस सभी मनुष्य के बॉडी में इनहेल हो जाती है, मतलब निवेश हो जाते हैं और तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दूसरी भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर फैक्ट्रियों को बसाते हैं तो कल कारखानों से निकलने वाले मल मूत्र कचरा वगैरह, केमिकल, रासायनिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ वगैरह जो भी निकलते हैं ये सीधे जाकर नदी में मिलते हैं और नदी के पानी का लोग पीने लायक बनाते हैं, और इस तरह से पानी अगर पिएंगे तो उन्हें तरह तरह की बीमारियां पैदा होगी। आप इस तरह से भी अच्छी तरह से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम है। आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने का क्या परिणाम है। आंखें बंद रखने से काम पहले की तुलना में अधिक व अच्छा होने लगा। अगर मैं अभी आंख बंद खोल कर रखा हूं तो इसकी तुलना में जब मैं बंद करके रखूंगा तो इससे काफी ज्यादा काम करूंगा और इससे स्पीड में करने वाला हूं। उत्पादन बढ़ गया है। आंखें खोलने से लोग एक दूसरे को ना देख सके, और आंखें अगर खोलेंगे तो लोग एक दूसरे को ना देखे, अपितु उनके समझ राजा खड़ा था। राजा को पता चल गया कि जनता ने उसको आज्ञा का उल्लंघन किया और वे दंड के अधिकारी हो गए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में भी आप लोगों में प्रोवाइड किया था। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। संप्रेषण बहुत इंपॉर्टेंट, संप्रेषण ही जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण का मतलब होता है ये आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, भले सही से टाइप नहीं हुआ है, जहां जहां आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, उसका मुंह पीला था, आंखें थी सफेद, यहाँ पे आपको होगा आंखें थी सफेद, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी, और यहाँ पे लिखना है दृष्टिभूमि से उठी नहीं थी। मतलब इस तरह से आपका पैराग्राफ है। ठीक है, इस तरह से आपका 7-8 लाइन का पैराग्राफ होगी, और इस तरह से इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा कि एक्चुअली ये पैराग्राफ क्या कह रहे थे। उसका मुंह पीला था, आंखें थी सफेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, प्रवेश पूछे जा रहे थे, उनका वह उतार दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों का उदाहरण दे गया। इसके बारे में आपको बताना है। आप घड़ी के पुर्जे सुने होंगे ना, उसी स्टोरी से लिया गया है। घड़ी के पुर्जे जो आप लोगों की स्टोरी है, कहानी उसी से लिया गया है। बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए वे प्राय उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के प्रश्न थे, जैसे धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों को उदाहरण, पानी के तापक्रम से 4 डिग्री के नीचे शीतलता, जल मछली के जीवित रहने। मैंने ये टॉपिक ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा था, बहुत बेहतरीन तरीके से। मैंने बताया था कि छोटे बालक थे, लेकिन उससे प्रिंसिपल जब बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे थे, उसके उम्र से ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, उम्र की तुलना में जो क्वेश्चन करना चाहिए उसके अलावा और कोई क्वेश्चन कर रहे थे, सबका उत्तर देते जा रहा था। जब वो देखिए क्या क्या दिया था, बालक से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसकी सारे उम्र योग्यता के अनुसार थे। जैसे धर्म के 10 लक्षण,
धर्म का 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, जो 9 रसों होती है इसकी उदाहरण, पानी के तापक्रम, और पानी के तापक्रम का मतलब होता है पानी के अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मछली जिंदा कैसे होता है, ये भी पूछे गए थे, और मछली जीवित होता है। और चंद्रग्रहण वैज्ञानिक कारण, चंद्रग्रहण भी पूछा गया था कि चंद्रग्रहण एक्चुअली होता कैसे, तथा अभाव को पदार्थ मानने या ना मानने का सत्रों या कथन इत्यादि था। तो इस तरह से आपको संप्रेषण का कभी भी क्वेश्चन आए, याद रखिए कोई भी संप्रेषण, मैंने आपको 5 या 6 संप्रेषण करवाऊंगा, जिसमें से एक संप्रेषण आएगा आपके पेपर में जो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आप लोग करना है, और इस सब तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। ये जो मैं आपको बताया हूँ मेरे लाल, याद रखिएगा, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ सिलेक्टेड सेट नंबर, क्या बताया हूँ, सिलेक्टेड सेट नंबर, जो आपके पेपर में सिलेक्टेड सेट नंबर 2 में आज आपके सामने लेकर आया। इसी तरह से आपके सामने मैं फिर से लेकर आऊंगा सिलेक्टेड सेट नंबर 3 से लेकर सिलेक्टेड सेट नंबर 6 तक, और आशा करते हैं कि अगर 6 सिलेक्टेड सेट हर एक सब्जेक्ट का अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते, उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो क्लास 12 से रिलेटेड है, सिलेक्टेड सेट हर एक सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं लेक्चर 382 के बाद, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर मिसाल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, यहाँ पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, चलिए मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से सिलेक्टेड सेट नंबर 3 हिंदी इलेक्टिव का। मिलते हैं नया वीडियो में।